अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा ना कुछ टॉपिक था जो रह गया था, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 14 पे चले जाएं। पेज नंबर 14 पे आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस की हेडिंग होगी, जिसको हमने थोड़ा सा तो डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि उस दिन टाइम कम था तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके थे। तो आज हम इसका जो ग्रामर पोर्शन का कंडीशनल सेंटेंसेस है उसको और फिर राइटिंग पोर्शन, दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीरो कंडीशन आती है। जीरो कंडीशन का मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जीरो कंडीशन इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि कोई भी कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसका यूजेज क्या है? सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू इफ समथिंग हैपन्स। अब जब भी कोई चीज़ हो रही है जो कि हमेशा सही होती है, जो सच है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे इफ़ यू पुट हीट ऑन आइस इट मेल्ट्स। कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि होता ही होता है, वो क्या है? वो जीरो कंडीशन के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? दिस यूज इज सिमिलर टू एंड कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय अ टाइम क्लॉज यूजिंग व्हेन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम लेट माई फादर टेक्स मी टू स्कूल। तो जो एक चीज़ यूजुअली होती है, एक रूटीन सेट है, एक फैक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीरो कंडीशन के अंदर लिखते हैं। ओके, अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इफ आई एम लेट माई फादर टेक्स मी टू स्कूल। शी डजंट वरी इफ जूलियन स्टेज आउट आफ्टर स्कूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। इसको समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यहाँ पे और लिख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इफ यू पुट आइस ऑन हीट इट मेल्ट्स। अब इसमें एक जो चीज़ है जिसको गौर करने की चीज़ है वो ये है टेंस, कि कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आपकी जीरो कंडीशन है इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट है। जो दोनों क्लॉजेज हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाएंगे, कि अगर एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी होगी, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से लेना है कि जो आपकी जीरो कंडीशन होती है इसके अंदर दोनों क्लॉजेज के अंदर आपका प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, इफ आई एम लेट प्रेजेंट टेंस है, माई फादर टेक्स मी टू स्कूल प्रेजेंट टेंस है, शी डजंट वरी इफ जूलियन स्टेज आउट, दोनों प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी आपके पास जीरो कंडीशन आएगी आपके दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट टेंस के होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट कंडीशन पे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशनल की पहली टाइप है, ठीक है। वो जीरो कंडीशन तो समझ में आ गई ना कि कोई कंडीशन है ही नहीं है, पता है कि एक काम होगा तो दूसरा होगा ही होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर अगर एक चीज़ होगी तो ही दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। एक चीज़ का होना भी इसमें क्या है? वो कंडीशन में आ रहा है। देखें, यूज्ड फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशन। अब इसमें पॉसिबिलिटी का इम्कान आ गया है, ठीक है। उसमें तो क्या था? वो यूनिवर्सली ट्रूथ था, वो होना ही होना है, एक रूटीन सेट हो गई है, होगा ही होगा। ऑन द अदर हैंड कंडीशन 1 के अंदर क्या है? इफ़ यू डू समथिंग देन द अदर थिंग विल हैपन। अगर आप एक चीज़ करेंगे तो ही दूसरी चीज़ होगी। अब वो जो चीज़ करेंगे उसमें हाँ या ना का ऑप्शन है, उसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम फर्स्ट कंडीशन। अब इसके अंदर देखें, इट इज़ यूज फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशंस। दीज सिचुएशंस टेक प्लेस इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। और वो चीज़ें कब होती हैं? जब एक कंडीशन जो है वो हो। उस कंडीशन के होने पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करी हैं। अच्छा, इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर और फैक्ट्स दैट आर ट्रू इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। किस चीज़ के बारे में बात करती है? ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को रिलेट करी है। अगर एक चीज़ अभी होगी तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में होगा। ओके, हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। जहाँ पे भी अनलेस का वर्ड आएगा उसका मतलब है इफ नॉट, ठीक है। अगर ये ना हुआ, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हुई तो दूसरा काम होगा। प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कंडीशन। अब ये सारे वर्ड्स भी क्या है? एक कंडीशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कंडीशन है वो हमेशा इफ से ही स्टार्ट हो, वो इन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडेड यू लीव नाउ यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है। तो अब क्या है? ये इफ़ की जगह यहाँ पे हमने प्रोवाइडेड लिखा है। तो इस तरीके से भी आपकी कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, वो देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश हुई तो हम घर पे रुकेंगे। अब देखिए, उर्दू में बोलने में तो ऐसे लगता है कि दोनों बातें फ्यूचर की हैं, अगर बारिश हुई,
लेकिन असल में वो अभी की बात हो रही है। और इंग्लिश में आप एक सेंटेंस के अंदर 2 दफ़ा विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों क्लॉजेस विल के नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, आपने एक बात प्रेजेंट की है, उसको प्रेजेंट में ही लिखना है, ठीक है। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, ठीक है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, सही है। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। ही विल अराइव लेट अनलेस ही हरीज अप। सिमिलरली अहमद विल बाय अ न्यू कार इफ ही गेट्स हिज रेज, ओके। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे कि एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, सॉरी एक क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा क्लॉज आपका फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर के अंदर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट प्लस विल वर्ब 1, ओके। और इसकी जगह भी आप खाली प्रेजेंट की जगह भी वर्ब 1 लिख सकते हैं। एक में वर्ब 1 यूज़ होगा, एक में विल प्लस वर्ब 1 यूज़ होगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, IMSB फ्रॉम 6 to 10 I94, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर दें तो मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकूंगी, मुझे बच्चे नज़र आ रहे होंगे, तो काइंडली अपना कैमरा ऑन कर दें। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने जीरो कंडीशन को देखा, जीरो कंडीशन के अंदर दोनों क्लॉजेस सिंपल प्रेजेंट के थे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर एक प्रेजेंट का है और एक विल प्लस वर्ब 1 का है। फिर आते हैं हम अपनी सेकेंड कंडीशन पे। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जो सेकेंड कंडीशन है, इट इज यूज फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन। अब वो चीज़ है जो कि अनलाइकली है, जो कि नहीं हो सकती, ठीक है, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो कॉन्ट्ररी टू दी प्रेजेंट है, जो अभी से डिफरेंट है। ऑल्सो यूज टू गिव एडवाइस एंड एक्सप्रेस होप्स और एम्बिशन। और कभी कभार ये होप्स और एम्बिशन को बताने के लिए भी इस्तेमाल होती है। द वर्ब टू बी इज ऑलवेज रिटन एज वर्ब। अच्छा, अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक चीज़ है जो कि पास्ट से लिंक्ड है, ठीक है, और एक चीज़ है जो कि फ्यूचर से, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूचर है, सही है। तो अब क्या है, इफ ही स्टडीड मोर ही वुड पास द एग्जाम। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका एक क्लॉज है ना, जो इफ वाला क्लॉज होगा, इफ वाले क्लॉज में आपके पास सिंपल पास्ट आएगा, और जो आपका दूसरा वाला क्लॉज होगा ना, उसमें आपके पास वुड वर्ब 1 आएगा। अब आपको इसी तरीके से याद रख लें कि क्या है, एक में क्या है, सिंपल पास्ट आ रहा है इफ के साथ, और दूसरे में क्या आ रहा है, वुड और सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। कि अगर ये होता तो फिर ये होता। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात कि अगर पास्ट में ये होता तो फ्यूचर में ये होता। इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। इफ ही बॉट अ हाउस ही वुड लिव देयर। तो अगर एक काम उसने किया होता तो उसका फ्यूचर में उसको इम्पैक्ट होता, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है वैसे, लेकिन क्या है, जो कि अभी आपके डिफरेंट पास्ट के बारे में बात की जा रही है कि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना, इसकी जगह कुछ और होता, अभी वाले प्रेजेंट से कुछ डिफरेंट होता अगर पास्ट में आपने कुछ अच्छा किया होता या कुछ बुरा किया होता। आई वुड लोअर टैक्सेस इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं टैक्स को कम करता। तो अभी तो आप नहीं है, राइट। इफ आई वर यू आई वुड गो टू द अदर कॉलेज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं अपने एक डिफरेंट सिचुएशन पास्ट की को रिलेट कर रही हूँ डिफरेंट प्रेजेंट के साथ। अगर पास्ट में कुछ डिफरेंट होता तो उसका फ्यूचर में भी डिफरेंट इम्पैक्ट होता, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये अपनी कोई विश वगैरह को शो करने के लिए भी होती है, जैसा मैंने कहा इफ़ आई वर यू। अच्छा, दे वुड बाय अ न्यू हाउस इफ दे वॉन द लॉटरी। सो इफ दे वॉन द लॉटरी दे वुड बाय अ हाउस, सही है। तो इसमें भी क्या है कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं फ्यूचर में ये करता, राइट। अच्छा, फिर हमारे पास आती है थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन इज डिफरेंट बट इजी, मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें एक डिफरेंट पास्ट और दूसरा भी डिफरेंट पास्ट ही शो हो रहा है, ठीक है। कि अगर पास्ट में ये हुआ होता तो ये भी हो चुका होता, ओके। अब ये क्या है, यूज्ड फॉर पास्ट सिचुएशंस विद हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स, थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन, जो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। इट रेफर्स टू अनफुलफिल्ड कंडीशंस इन द पास्ट। ये उन चीज़ों को रेफर करता है जो पास्ट में नहीं हुई और उनके होने से दूसरी चीज़ें भी नहीं हुई। एक चीज़ नहीं हुई, उसका जो रिजल्ट था वो भी पास्ट में नहीं हुआ,
अब प्रेजेंट की कोई बात नहीं है इसमें, ये दोनों चीज़ें पास्ट की हैं, और पास्ट में भी क्या कि अगर ये हो गया होता तो ये भी हो चुका होता. ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. इफ ही हैड नोन दैट ही वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली. अगर उसको ये पता होता तो वो डिफरेंट तरह से डिसीजन ले चुका होता. इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास द एग्जाम. अगर उसने पढ़ा होता तो वो एग्जाम पास भी कर चुका होता. समझ आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से दोनों चीज़ें पास्ट की डिस्कस हो रही हैं. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या कैसे है कि आपके पास ना हैड प्लस वर्ब 3, इसको आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, और जो दूसरा आपका होगा वो क्या होगा, वुड हैव वर्ब 3. वुड के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा. अब आप इसको जिस तरीके से आपको आसानी लगती है आप उस तरीके से याद रख सकते हैं. आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं कि हैड के साथ वर्ब 3 लग रहा है इफ वाली कंडीशन के अंदर, और दूसरी वाले के रिजल्ट के अंदर क्या जा रहा है, वुड के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है या हैव वर्ब 3 लग रहा है. तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है. अली वुड हैव फाउंड अ न्यू जॉब इफ ही हैड स्टेड इन इस्लामाबाद. ठीक है, तो एक कंडीशन और उसके साथ उसका रिजल्ट भी पास्ट का ही. एक पास्ट में कंडीशन अगर ये होता तो उसकी वजह से ये भी हो चुका होता. ओके, तो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं. एक में दोनों टेंसेस प्रेजेंट के थे जो कि 0 कंडीशन थी. उसके अंदर यूनिवर्सल चीज़ें हैं, उसमें रूटीन्स हैं, उसमें वो चीज़ें हैं जो कि होती ही होती हैं. फिर आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है. फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर अभी आप कोई काम करेंगे तो उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा उसको डिस्कस करते हैं. इफ़ आई वर्क हार्ड टुडे, या इफ़ वी वर्क हार्ड वी विल पास द एग्जाम. ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इफ़ वी वर्कड हार्ड वी वुड पास द एग्जाम. अगर हमने मेहनत की होती तो आज हम पास होते. ठीक है, एक पास्ट जो कि आज का डिफरेंट प्रेजेंट शो कर रहा है. लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो हम उसके अंदर ऐसे पास्ट की बात करते हैं कि अगर ये हुआ होता तो ये भी हो चुका होता. इफ़ वी हैड वर्कड हार्ड वी वुड हैव पास द एग्जाम. आई होप आप लोगों को ये चारों कंडीशन समझ में आई होंगी. अब मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ. अब इसमें आपके पास ना कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं. आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे. एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है रोमन में, और दूसरी तरफ ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. अब आपने क्या करना है, आपने इन कॉलम्स को मैच करना है. आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन किसको फुलफिल कर रही है और आपने उसको मैच कर देना है. तो लेट्स डू इट टुगेदर. वी डोंट हैव एनी पार्टिसिपेंट्स. ओके, सो वी कैन डू इट. अच्छा, हम क्या करेंगे, वाटर बॉयल्स. अब वाटर बॉयल्स को आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर एंड कर सकता है. व्हेन दे आर स्मॉल नहीं. If it does not have any afternoon nap, no, it catches fire. No, when you put butter on it. No, if you don't turn the lights off. No, he gets really dizzy. No, when it gets to 100 degrees. Yes. अब ये कौन सी कंडीशन है ये आप लोग मुझे बताएंगे. Water boils when it gets to 100 degrees. तो क्या ये चीज़ एक यूनिवर्सल फैक्ट है? Yes, it's a universal fact. तो ये क्या होगा? This would be our first condition. फिर आते हैं हम अपनी सेकेंड सेंटेंस पे. इफ़ यू पुट मेटल इन द माइक्रोवेव. इफ़ यू पुट मेटल इन द माइक्रोवेव तो फिर क्या होता है, व्हेन दे आर स्मॉल, इफ इट डज नॉट हैव एन आफ्टरनून नैप, इट कैचेस फायर. व्हेन यू पुट बटर ऑन इट, इफ यू डोंट टर्न द लाइट्स ऑफ, ही गेट्स रियली डिजी. तो हमें पता चल रहा है कि इट कैचेस फायर इज द राइट आंसर. सो इफ़ यू पुट मेटल इन द माइक्रोवेव इट कैचेस फायर. तो ये इसके साथ हमारा क्या होगा, हम इसको कनेक्ट कर देंगे. अच्छा, अब ये कौन सी कंडीशन है, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है. आप कोई मेटल वाली चीज़ माइक्रोवेव के अंदर रखें तो क्या होता है, उसको आग लग जाती है. उसके आप लोगों ने आई एम श्योर कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर ट्राई किया होगा कोई ऐसी चीज़ रख के, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, आई डोंट नो, बट यू हैव एक्सपीरियंस दैट राइट, कि फिर क्या होता है माइक्रोवेव में अगर आप कोई ऐसी चीज़ रखते हैं तो. अच्छा, तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट था, ये भी फर्स्ट कंडीशन हो गई. फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रेड टेस्ट्स बेटर when they're small, if it does not have an afternoon nap. ये उतर चुका, ये हो ही नहीं सकता. when you put butter on it, yes, it matches that. तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारी 0 कंडीशन ही आ रही है. मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया था, सॉरी, दिस इज 0 कंडीशन. ठीक है, और ये सारे के सारे जो आपके पास सेंटेंसेज हैं ये 0 कंडीशन के ही हैं. अच्छा, फिर क्या है, द बेबी गेट्स क्रम्पी इफ इट डज नॉट हैव एन आफ्टरनून नैप. यस, तो हम इसको यहाँ पे मैच कर देंगे. ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है, इफ जिम does not eat every few hours, तो फिर क्या होता है, he gets really dizzy.
kids pick up languages more easily when they are small, या फिर if you do not turn the lights off when they are small. You waste a lot of electricity if you do not turn the lights off. तो इस तरीके से आप इनको मैच कर लेंगे. आई होप आप लोगों ने इनको मेरे साथ मैच कर लिया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 पे, जिसके अंदर क्या है, चूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म. अब आपके पास ब्लैंक्स हैं, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. और इन ब्लैंक्स को आपने किस तरीके से फिल करना है, आपने देखना है कि इसके अंदर जो वर्ब है वो कौन सा लगेगा. आपने पहले देखना है कि कौन सी कंडीशन, अगर जीरो कंडीशन हुई तो प्रेजेंट टेंस लग रहा होगा. अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ जाती है तो एक जगह प्रेजेंट और दूसरी जगह विल प्लस वर्ब 1. अगर आपके पास सेकेंड कंडीशन आ रही है तो एक जगह पर आपके पास पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और दूसरी तरफ आपके पास वुड विद वर्ब 1 लगेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाए तो हमारे पास एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा जो कि है हैड प्लस वर्ब 3. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो दूसरा क्लॉज होगा उसके अंदर वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं हैव प्लस वर्ब 3 लगेगा. तो इसका आपने ख्याल रखना है. लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस. इफ आई स्टे इन लाहौर आई वुड हैव फाउंड अ न्यू फ्रेंड. अब सबसे पहले हम एक चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे, वुड हैव फाउंड. आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल, तो हम यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं. अच्छा, इफ़ आई डैश स्टे इन लाहौर आई वुड हैव फाउंड अ न्यू फ्रेंड. अब देखिए वुड हैव फाउंड, हमें पता चल गया कि तो थर्ड कंडीशन है. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास थर्ड कंडीशन आ रही है तो ये तो हमें पता चल गया. थर्ड कंडीशन के लिए वुड हैव फाउंड लिखा हुआ है तो हमारे पास हैड प्लस वर्ब 3 आएगा. तो फिर हम यहाँ पे हैड स्टेड कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ब्लैंक्स को फिल करेंगे. नेक्स्ट है, इफ ही गोज टू लंदन ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही ऑफन डैश सोहो. अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, गोज आ रहा है, वर्ब 1 आ रहा है. तो इफ के साथ वर्ब 1 आ रहा है तो ये तो जीरो कंडीशन भी हो सकती है और फर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है. लेकिन क्योंकि ये एक हैबिट बता रहा है, एक रूटीन बता रहा है, तो हैबिट और रूटीन्स हमारे पास कहाँ आती थी, जीरो कंडीशन में, जो कि हमेशा होता है. फिर हम क्या करेंगे, ही के साथ विजिट्स देंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट योर वर्ब्स. अच्छा, वी वोंट गो टू द फिल्म अनलेस दे डैश इन द नेक्स्ट 5 minutes. अच्छा, वॉन्ट विल नॉट हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है, राइट, और हमारे पास सेकंड कंडीशन भी हो सकती है. लेकिन हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन बन रही है क्योंकि क्या है, वी विल नॉट गो टू द फिल्म, वी वॉन्ट गो टू द फिल्म इफ दे अनलेस दे अराइव. तो यहाँ पे अराइव ही आएगा, इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी. ओके, अगर जो स्कूल अवेलेबल है अपना, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लें तो मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हूँ, इवन इफ़ यू आर नॉट टर्निंग ऑन योर माइक्रोफोन. अच्छा, शी डैश अ न्यू कार इफ शी हैड हैड द मनी. हैड द मनी, पास्ट परफेक्ट टेंस. तो जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वुड तो आएगा ही आएगा, वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा. तो हम क्या कर लेंगे, वुड हैव बॉट. ठीक है, शी वुड हैव बॉट अ न्यू कार इफ शी हैड हैड द मनी. तो दिस इज हाउ वी डू these things. Okay, I think they have turned on the camera. Okay, अच्छा, next हमारे पास है, they will talk to Jack if he dash. They will talk to. अब will हमें पता है कि हमारे पास कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अंदर आता है. तो फर्स्ट कंडीशन अगर है they will talk to Jack if he comes, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही आना है, तो हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कर देंगे. अगर बच्चों आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं. डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ से, तो फिर आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाएगी. ये चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके, इफ ही डैश ट्वाइस ही वुड नॉट हैव मेड सच अ स्टूपिड मिस्टेक. अब देखिए वुड नॉट हैव मेड क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ वुड आ रहा है हमारा. उसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास हैड प्लस वर्ब 3 आएगा. तो इफ ही हैड थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थॉट. If he had thought twice, he would not have made such a stupid mistake. Acha, let's move forward. Ali dash a university lecture
इफ़ शी स्टडीज हार्ड, अली डैश। अच्छा, इफ़ शी स्टडीज, तो आलिया होना चाहिए, शी लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आई होप बुक में ऐसे ही होगा, या फिर हो सकता है बुक में भी प्रिंटिंग एरर आ सकता है। अच्छा, तो आलिया डैश अ यूनिवर्सिटी लेक्चर इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड। अब शी स्टडीज़ हार्ड क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, और हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, फर्स्ट कंडीशन बन रही है कि वो एक काम करेगी तो दूसरा काम होगा। तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आलिया विल बिकम अ यूनिवर्सिटी लेक्चर इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इफ़ दे डैश ऑल द फैक्ट्स दे वुड हैव फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी। इफ़ दे, अच्छा, दे वुड हैव फाउंड, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वुड के साथ आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब 3 लिखेंगे। इफ़ दे हैड नॉन, अगर उन्हें सारे फैक्ट्स पता होते तो जो डिफेंडेंट था उसी को ही गिल्टी पाते। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 रह गए हैं, लेट्स डू देम। अच्छा, फिर है अनलेस यू डैश वी विल नेवर अराइव ऑन टाइम। विल फर्स्ट कंडीशन हमें पता है आ गई है। इफ अनलेस यू हरी अप, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इफ आई वर इन चार्ज आई डैश द स्टैंडर्ड बिजनेस। अब क्या है, इफ आई वर इन चार्ज, पास्ट आ गया है, आई वुड चेंज, चेंज वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको मेरे साथ कर लिया होगा। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और वो देखते हैं कि वो क्या है। अगर अभी भी आप लोगों को कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है समझने में, तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बुक की एक्सरसाइज को फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा जब मैं नेक्स्ट टाइम कंडीशन सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आप लोगों को और डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी दूंगी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने राइटिंग पार्ट पे। चैप्टर नंबर 1 के ही राइटिंग पार्ट पे आते हैं पहले। अब इसमें क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मर्सी ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्सी पर, और पैराग्राफ लिखने का स्ट्रक्चर आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं भी आता तो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस के अंदर इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो एक दफ़ा आप इस को लिख के रख लें अपने पास इस पैराग्राफ को, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ लिखना, जब मैं आपको सिखाऊंगी कि पैराग्राफ लिखते किस तरीके से हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले लिखे हुए पैराग्राफ में और जो अब आप नया पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ज़रूर ये एक्सरसाइज करिएगा, अपने टीचर्स को चेक भी कराइएगा। आई होप वो पॉइंट आउट कर देंगे आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या है, एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइट एटलीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑन मर्सी फॉर ऑल। आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करना है, और उसमें से आपने 5 पॉइंट्स जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्सी फॉर एवरी पर्सन एवरीथिंग है, ठीक है, उसके बारे में आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और उसमें आप हर किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट वुमेन, यू कैन टॉक अबाउट प्रिजनर्स, यू कैन टॉक अबाउट चिल्ड्रन, यू कैन टॉक अबाउट एनिमल्स, ठीक है। तो आप हर किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, फिर क्या है, डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी कीपिंग इन व्यू द करंट वर्ल्ड सिनेरियो एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। अनदर पैराग्राफ। अब इंटरफेथ हार्मनी क्या होती है, हार्मनी क्या है, पीस क्या है, आपस में यकजहती क्या होती है, कि आपने लोगों के साथ, इंटरफेथ क्या है, रिलीजन्स, ठीक है। आपकी क्लासरूम के अंदर आई होप मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग मौजूद होंगे क्लास में। तो अब उन सब के साथ रहते हुए आपने इंटरफेथ हार्मनी कैसे कायम रखनी है, इस चीज़ के बारे में आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इस पर एक पैराग्राफ लिख के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई वुड रीड दैट इन द क्लास। मैं क्लास के अंदर उस पैराग्राफ को रीड करूँगी, उसमें से जो पैराग्राफ सबसे अच्छा हुआ इंशाल्लाह आई टेल द नेम एज वेल, ठीक है। मैं क्लास में इस बच्चे का नाम भी लूँगी। तो ज़रूर इस पर लिखिएगा इंटरफेथ हार्मनी के बारे में। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए हुई तो भी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आज के लेसन के ही जो यूट्यूब वीडियो होगी उसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हुए हाउ टू राइट दिस पैराग्राफ, तो आई हेल्प यू ओवर देयर, ओके। अच्छा, फिर आते हैं प्रूफ रीडिंग पे। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो टीचर आपको बार बार आके कहते हैं कि रीड योर पेपर अगैन, ठीक है। कुछ बच्चे पेपर करके बैठे हुए होते हैं या पूछ होते हैं कैन वी गो आउट और समथिंग, और टीचर्स क्या कह रहे होते हैं कि रीड योर पेपर अगैन, रीचेक द पेपर।
असल में उसको वो प्रूफ रीडिंग होती है कि व्हेन यू हैव रिटन समथिंग, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद जब उसको पढ़ते हैं, यू फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक्स। चलिए पेपर में तो टाइम नहीं होता तो हमें फ़ौरन पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रूफ रीडिंग का मकसद क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ लिखी, आपने उसके अंदर कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, हर इंसान गलतियाँ करता है। तो इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत स्पीड में चल रहा होता है, आइडियाज़ दे जस्ट कम एंड यू राइट देम ऑन द पेपर। तो जब आपने वो आइडियाज़ जो आपके दिमाग में आ रहे थे उसको पेपर पे लिखा, उसको प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ करेक्शन की। अगर आप खुद भी प्रूफ रीड कर सकते हैं, आप किसी और से भी करा सकते हैं, लेकिन आपका अपना प्रूफ रीड करना कितना ज़रूरी है उस टेक्स्ट को, ये आज हम देखते हैं। अच्छा, प्रूफ रीडिंग इज द केयरफुल रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ एरर्स इन ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। प्रूफ रीडिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस अकरिंग आफ्टर रिविजन। वंस यू आर डन विद राइटिंग, आपने अपना पैराग्राफ या पैसेज या ऐसे कुछ भी लिख रहे थे, स्टोरी लिख रहे थे, वो आपने लिख के रख दी। अब उसका जो फाइनल स्टेज होती है वो प्रूफ रीडिंग है। आपने लिख के रख दिया, टेक सम टाइम, और उसके बाद आप क्या करें, यू रीड दैट। आप उसमें से अपने एरर्स निकालें, ग्रामेटिकल एरर्स निकाल सकते हैं, पंक्चुएशन के एरर्स निकाल सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स निकाल सकते हैं। इट हैपन्स, ये मेरे साथ भी होता है कि मैं व्हेन आई राइट समथिंग तो मैं उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देती हूँ, मे बी फॉर 1 डे, समटाइम्स फॉर 2 days, ठीक है, कभी कभार तो वीक भी छोड़ देती हूँ, एंड देन आई रीड इट। और जब मैं उसको पढ़ती हूँ, देन आई फाइंड आउट द मिस्टेक्स, मुझे बहुत ईजिली वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह अदरवाइज जब मैंने पहले लिखा होता तो मुझे लगता है कि वो मैंने एक परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग लिखा है, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं अपने ही लिखे हुए चीज़ को, तो आप उसको एक क्लियर माइंड के साथ पढ़े होते हैं, एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़े होते हैं, और आप उसको क्लियरली जब वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपको उसमें से मिस्टेक्स भी निकल आएंगी, और आपको बेटर वोकैबुलरी भी मिल सकती है कि मैं इस वर्ड को रिप्लेस करके ये वर्ड लिख सकती हूँ, या इस सिनेरियो को चेंज करके ऐसे कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अब प्रूफ रीड क्यों करते हैं? मिस्टेक्स इन एसे डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एसे एंड मेक an unprofessional impression on the reader. Always try to make reading your work a pleasure. अच्छा, always try to make reading your work a pleasure. अच्छा, ओके, तो अब आपके पास क्या है कि जब भी आप अपने ऐसे या किसी भी राइटिंग के अंदर कोई मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स जब आपका रीडर पढ़ता है या वो देखता है तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो उन मिस्टेक्स पे फोकस कर रहा होता है, जो असल कंटेंट होता है, जो एसेंस होता है आपकी राइटिंग का, वो कहीं खो जाता है। अच्छा, अब क्या है प्रूफ रीड इन अ क्वाइट प्लेस? अब तरीका क्या है, आपने कैसे करना है अपनी इस प्रूफ रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए? उसका एक तरीकाकार है, वो क्या है? आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ रीड इन अ क्वाइट प्लेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो आपने किसी ऐसी जगह पे प्रूफ रीड करना है जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल ना हो, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। उसके अलावा फॉर आउट ऑफ क्लास एसेज डू नॉट ट्राई टू प्रूफ रीड immediately. After writing or revising an essay, set it aside for a few hours or a day. You will identify more errors if you give yourself time to forget what you wrote. अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यही बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, कि अगर आपको आउट ऑफ क्लास ऐसे मिला है ना, एक असाइनमेंट मिली है कि आपके पास 2-3 दिन हैं उस असाइनमेंट को जमा कराने के लिए, तो आप उस एसे को या उस पीस ऑफ राइटिंग को लिख के छोड़ दें। आप भूल जाएं कि आपने ऐसे लिखा था, फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर जब भी आपको टाइम मिले, आप उस एसे को पढ़ें एक फ्रेश माइंड के साथ, तब आपको उसमें मिस्टेक्स नजर आएंगी। आपको पता चलेगा, अच्छा मैं इस पॉइंट को इस तरीके से लिख सकता था या लिख सकती थी। अच्छा, प्रूफ रीड स्लोली. If you hurry, you will end up reading groups of words rather than individual ones, and you will miss errors. तो अगर आप इकट्ठे से पूरा का पूरा कंटेंट पढ़े, बहुत जल्दी जल्दी पढ़े होंगे ना, तो आप ना मिस कर जाएंगे। आपको पता है मैंने लिखा था ना, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे कर दिया आपने। नो, यू आर नॉट सपोज टू रीड इट लाइक दैट, यू हैव टू रीड इट स्लोली। आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है, कि आप एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, आप क्रिटिकली देख रहे हैं, आपने देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ एरर आ रहा है, तो आपने इसको इसलिए स्लोली पढ़ना है। अच्छा, रीड योर एसे आउट लाउड, योर ईयर्स विल हियर एरर्स दैट योर आईज मिस। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। दिस विल ऑल्सो फोर्स यू टू कंसीडर ईच वर्ड एंड स्लो डाउन द रीडिंग प्रोसेस फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगैन बी श्योर टू प्रूफ रीड स्लोली। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब समटाइम्स हमारी आंखें चीज़ों को मिस कर देती हैं लेकिन कान मिस नहीं करते, तो जब आप बोल रहे होते हैं आप सुन भी रहे होते हैं, तो whenever you are reading, when you are proofreading something, read it aloud. आप उसको ऊंचा पढ़ें ताकि क्या हो, ताकि आपके कानों में आवाज़ जाए और आप उसको सुन के भी, जो अगर आपको लगे कि ये मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको ठीक कर लें। अब हमारे पास ना यहाँ पे एक प्रूफ रीडिंग एक्सरसाइज है, उसको हम कर लेते हैं। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, डिड यू नो दैट बैट्स आर मैमल्स? We know they are mammals just like us because they are warm-blooded. They are the only mammals that know how to fly. Bats are nocturnal, which means they sleep during the day and are awake at night. Question mark. अब देखें, अब इस
पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, ठीक है, और उन एरर्स को ठीक करके मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन हम अब पहले इसी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं दोबारा से और देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सबसे पहले जब भी आपने लिखना शुरू करना है, यू नो द फर्स्ट रूल, कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको डेड कर देंगे। अब नो हमें पता है स्पेलिंग एरर है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये वाले स्पेलिंग्स लिखने हैं। डिड यू नो दैट बैट्स आर मैमल्स? आपको पता है कि बैट्स जो है वो मैमल होते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। ये भी करेक्शन हमने कर ली। फिर उसके बाद वी, यहाँ से हमने क्या किया, हमने कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है हम उसको स्टार्ट किससे करते हैं, कैपिटलाइजेशन से। अच्छा, वी नो, अगेन नो के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये वाला नो नहीं आएगा, ये वाला नो आएगा, ठीक है। वी जानने वाला नो है ना, हम जानते हैं। दे आर मैमल्स जस्ट लाइक अस, ठीक है। वी नो दे आर मैमल्स जस्ट लाइक अस बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड। अब यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप लगना चाहिए क्योंकि बात खत्म हो रही है। फिर क्या है, दे आर दी ओनली, अब दे क्या, यहाँ पे फिर कैपिटलाइजेशन का इशू आ जाएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। दे आर दी ओनली मैमल्स दैट नो, फिर अगेन वही हाउ टू फ्लाई। अच्छा, अब क्योंकि फिर बात खत्म हो रही है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर बैट्स, फिर अगेन कैपिटल, बैट्स आर नॉक्टर्नल विच मीन्स दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर अवेक एट नाइट। अगेन हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, अब एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि एक फैक्ट बताया जा रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। तो ये सारे एरर्स थे इसके अंदर जो हमने निकाले और हमने उसको लिख लिया। तो समटाइम्स लिखते वक्त मसले मसाइल रह जाते हैं टेक्स्ट के अंदर और फिर हम उसको इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमारे पास एक और पैराग्राफ है। Bees are interesting animals. A honeybee can fly at a speed of 15 miles per hour. A hive of honeybees has about 40,000 bees in it. The honeybee has 5 eyes. A worker bee will make 1/12 of a teaspoon of honey over its lifetime. Bees have been making honey for about 150 million years. अब देखें इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, हम फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो स्पेलिंग बी के, ठीक है, कैपिटलाइजेशन का इशू। बीज आर इंटरेस्टिंग एनिमल्स, ठीक है। अ हनी बी को इकट्ठा लिख लेंगे। कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर, अब फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर अ कैपिटल, अ हाइव ऑफ हनी बी, इसको काट देंगे और हनी बी को इकट्ठे लिख लेंगे। हैज़ अबाउट 40,000 बीज इन इट, यहाँ पे किसी क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। द हनी, अब फिर अगेन टी कैपिटल होगा। द हनी बी हैज़ 5 आइज, ठीक है। अब हनी बी फिर से इकट्ठा कर देंगे, हैज़ 5 आइज, यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अ वर्कर बी, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, फिर हम कैपिटलाइजेशन करेंगे। अ वर्कर बी विल मेक, के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, विल मेक 1/12 ऑफ अ टीस्पून ऑफ हनी ओवर इट्स लाइफ टाइम। अगेन ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। बीज हैव बीन मेकिंग हनी फॉर अबाउट 150 मिलियन ईयर्स, और एंड पे फुल स्टॉप। ओके, सो इस तरीके से आपने जो है प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना है और फिर आपने उसको लिखना है। फिर हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है, आपकी बुक पे नजर आ रहा होगा आपको। Did you know that a person can live without food for more than a whole month? A person can only live for about 1 week without water. We need water more than we need food. About 97% of Earth's water is in the oceans. Just 3% of the Earth's water can be used for drinking. Approximately 75% of the world's fresh water is frozen in the north and south polar ice caps. अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये वाला पैराग्राफ है, सॉरी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिखा दिया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अभी देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं चाहे वो ऑनलाइन क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, सब बच्चों ने इस पैराग्राफ की पंक्चुएशन या इसकी करेक्शन या प्रूफ रीडिंग खुद करनी है, और उसके बाद आप लोग इसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे भेजेंगे और मैं उसको वहाँ पे बताऊँगी आप लोगों को कि इसका आंसर ठीक है या नहीं। अदरवाइज़ आप लोग इसको बैक करके खुद भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको आपको शो करा दिया है इस क्लास के अंदर ही। तो आपने क्या करना है, आपने विदाउट चीटिंग यू हैव टू डू इट, आपने खुद, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपने खुद करके देखना है कि आपने कितने एरर्स जो हैं वो ठीक किए, और फिर आप मुझे
यूट्यूब वीडियो के कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने एरर्स जो हैं वो इसमें से करेक्ट किए, टोटल एरर्स कितने थे और आपने कितने करेक्ट किए। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे जो कि है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या होती है? प्रेसी राइटिंग बेसिकली शॉर्ट समरी है कि आपने अपने पैसेज को छोटा करना है। जिस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग करते थे ना पहले क्लासेस के अंदर कि आपने एक चीज़ों को डिटेल में लिखना होता था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब आप चीज़ों को छोटा करके लिखेंगे। अच्छा, शॉर्ट समरी होती है, इट इज़ नॉट अ पैराफ्रेजिंग, बिल्कुल पैराफ्रेजिंग नहीं है। इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। 1/3 से लेके 1/4 तक इसकी लेंथ हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो आपने उसको 33 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। 25 to 33 वर्ड्स के अंदर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी समरी या उसकी प्रेसी होगी। प्रेसी गिव्स ओनली द हार्ट ऑफ अ पैसेज। क्या देती है? उसका एसेंस देती है, उसका हार्ट बताती है कि जो पैसेज है उसका जो क्रक्स क्या है, उसका एसेंस क्या है। अब इसमें से हम किस किस चीज़ को रिमूव कर देते हैं? हम इसके अंदर रेपिटेशन को रिमूव कर देते हैं, एग्जाम्पल्स को भी निकाल देते हैं, इलस्ट्रेशंस को भी निकाल देते हैं और हम इसमें से एडजेक्टिव्स को भी निकाल देते हैं। कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव कम से कम इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा प्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रेसी लिखी जाती है ना वो आपके वर्ड्स में लिखी जाएगी या मेरे वर्ड्स में। अगर मैं लिख रही हूँ तो वो मेरे वर्ड्स के अंदर होगी, आप लिख रहे हैं तो वो आपके वर्ड्स के अंदर होगी, वो टेक्स्ट के वर्ड्स के अंदर नहीं होगी। टेक्स्ट की चीज़ें ज़रूर होंगी, कंटेंट आपने वहीं से लिखा, लेकिन वर्ड्स आपके होंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि बड़े बड़े फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस आप टेक्स्ट में से निकाल के ना लिखें। अच्छा, और जो प्रेसी होती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है? ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा, a précis is written from the point of view of the author whose work is being summarized. Do not begin with such expressions as this author says. ठीक है, begin as though you were summarizing your own writing. अब आपने ऐसा नहीं लिखना the author says this in the passage या फिर according to the author in the passage, कुछ इस तरह की बातें नहीं लिखनी। आपने जो टेक्स्ट है उसको as it is छोटा करके लिख देना है। अगर ऑथर ये सारी बातें कह रहा होता तो वो किस तरीके से छोटा करके कह देता? ठीक है, आपके वर्ड्स होंगे, कंटेंट उसी का होगा, पर्सपेक्टिव भी उसी का ही है, आप अपना ओपिनियन उसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, अब प्रेसी लिखते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? रीड केयरफुली सेंटेंस बाय सेंटेंस द पैसेज टू बी समराइज्ड, ट्राई टू ग्रास्प द राइटर्स मेन पॉइंट, स्पॉटिंग द टॉपिक सेंटेंस विद। अच्छा, ओके, रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू द चैप्टर, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था? व्हेन एवर यू आर रीडिंग अ चैप्टर, अ पैसेज, अ पैराग्राफ, जो भी, तो उसका टॉपिक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड द लास्ट सेंटेंस। तो आप अगर पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दोनों को अंडरलाइन कर ले while reading, it will help you a lot, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, फिर क्या है? when you have finally decided what the author's main point is, write it out in your own words. Do not use the words of the original except for certain keywords which you may find indispensable. ओके, सो आपने क्या करना है? आपने रीड करना है पूरा पैसेज को, आपने कुछ कीवर्ड्स उसमें से उठा लेने हैं। आपको लगता है कि जो कीवर्ड्स जो हैं रिप्लेस नहीं किए जा सकते, उन कीवर्ड्स को आपने उठा लेना है। बाकी सारी जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो खुद का होगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं। अच्छा, डू नॉट ऐड एनी ओपिनियंस और आइडियाज़ ऑफ योर ओन। आपने अपना कोई ओपिनियन आइडिया उसके अंदर ऐड नहीं करना। रिवाइज योर राइटिंग अंटिल यू आर श्योर दैट यू हैव गिवन एन एक्यूरेट समरी। आप अपने जो पैसेज जो आपने समराइज किया है टेक्स्ट, उसको बार बार पढ़ते रहें जब तक आपको लगे कि नहीं कि आपने एक्यूरेट समरी लिख दी है, कोई पॉइंट मिस नहीं किया या बहुत लंबा नहीं लिखा, या इन सब चीज़ों का ख्याल रख लें। यूजुअली यू विल फाइंड योर प्रेसी इज़ टू लॉन्ग। इफ इट्स मोर देन 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल, continue your revision until you have reduced the pressy to the proper length. In this careful revision lies the principal value of the pressy as a composition exercise. अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी जो प्रेसी है वो लंबी है, जो समरी आपने लिखी है वो लंबी है, वो उस अगर 100 वर्ड्स थे तो वो 33 में कन्वर्ट नहीं हुए या 25 में कन्वर्ट नहीं हुए, तो आपने उसको फिर से पढ़ के उसको भी छोटा कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मेन आइडिया उसमें से मिस कभी नहीं करना। ओके, अच्छा, तो इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी गई है, रीड फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट नंबर 1 एंड मेक प्रेसी ऑफ देम। आपने यूनिट नंबर 1 के 2 पैराग्राफ्स को पढ़ना है और फिर आपने उनकी प्रेसी लिखनी है। ठीक है, ये भी ज़रूर करिएगा। अगर इसको करके भी आप यूट्यूब वीडियो के नीचे वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं उसको ज़रूर चेक करूँगी। ख्याल रखिएगा कि आपने इन जो जितनी एक्सरसाइज हमने आज डिस्कस की हैं, इन सबको आपने प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी एक्सरसाइज आज ही करें, यू कैन टेक सम टाइम। आप इस वीक के अंदर भी इन एक्सरसाइजेज को ख़त्म कर सकते हैं।
ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।